प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय में जीव विज्ञान जो उसका एक भाग है, उस जीव विज्ञान में पहला जो अध्याय है जीवन की प्रक्रियाएं, उसके भाग 1 को हम लोग आज पढ़ेंगे। जीवन की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। जैसे मान लेते कोई जीव है तो हम कह सकते हैं कि सजीव क्या है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है हम लोगों के कि सजीव क्या है। ये क्वेश्चन है कि सजीव क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वास्तव में सजीव और निर्जीव हम किसमें भेद करेंगे। सजीव क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो सजीव उन जीवों को कह सकते हैं, उन जीवधारियों को कह सकते हैं जिसमें, यानी कह सकते हैं कि वे जीवधारी जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, जनन, संवेदना आदि लक्षण पाए जाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि सजीव क्या है। वे जीवधारी जिसमें पोषण हो रहा हो, श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो, वहन अर्थात भोजन का स्थानांतरण हो रहा हो, जनन की प्रक्रिया हो रही है अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण हो रहा हो, और किसी भी संवेदनाओं के प्रति वो संवेदनशील होने चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी उद्दीपन के प्रति वो संवेदनशील होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो जो जीव है वो जीव सजीव की श्रेणी में आता है। अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में सारी प्रक्रियाएं नहीं होती है, इसीलिए हम उन लोग उसको जो है निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं, जबकि जिसमें सारी प्रक्रियाएं होती है उसमें हम लोग जो है सजीव की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस भाग में। सबसे पहला जो भाग है वो है पोषण, कि पोषण किसे कहते हैं। एक आता है दिमाग में कि पोषण क्या है, तो ये प्रश्न है कि पोषण क्या है। पोषण की यदि परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि किसी जीव के द्वारा भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या है, से सुन ले कि किसी जीवधारी द्वारा पोषक पदार्थ अथवा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने अथवा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखिए, जब पोषण होता है, अगर पोषण की बात करें तो पोषण में बहुत सारे इसके कार्य भी हैं कि पोषण शरीर में क्या क्या रोल इसके होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने या ग्रहण करने को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो ये तो मिल गया एक परिभाषा कि पोषण कहते किसे है। तो ये तो एक परिभाषा यहां पर हमें प्राप्त हो गई कि पोषण किसे कहते हैं। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब पोषण की उपयोगिता क्या है, अगर इसकी बात करें कि पोषण की उपयोगिता क्या है। पोषण की उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें तो पोषण की क्या क्या उपयोगिता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले पोषण की उपयोगिता, चाहे हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को प्राप्त करना या निर्माणकारी जो होते हैं पोषक तत्व, तो इस प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर इनको हम अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं, जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। अब ये दिमाग में आता है कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो हमारे शरीर को या समस्त जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो उसमें आता है एक आता सबसे महत्वपूर्ण, और वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक दूसरा होता है वसा।
एक दूसरा होता है जो वसाएं होती है, ये जो होते हैं ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व आते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है निर्माणकारी पोषक तत्व, किसके द्वारा कोशिका में वृद्धि होती है या कोशिका लंबाई बढ़ती है तो निर्माणकारी पोषक तत्व कहलाते हैं, निर्माणकारी पोषक तत्व। तो इस श्रेणी में रखा गया है प्रोटीन को। जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो है इसे हम लोग जो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा पोषक तत्व है जो निर्माणकारी तत्व होता है और हमारे शरीर के जो विभिन्न कोशिकांग है, टूटे फूटे कोशिकांग, उसको हटाता है, साथ में नए कोशिकांगों के निर्माण करने में सहायक होता है। तो ये हमारा जो है ये निर्माणकारी पोषक तत्व या पोषक पदार्थ होता है। एक तीसरा होता है इसमें प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, पोषक तत्व। देखिए अगर निर्माण क्या प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें आता है विटामिन तथा जो खनिज पदार्थ होते हैं वो इसमें आते हैं। इस तरह से ये हमारे जो पोषक है, ये पोषक पदार्थों की उपयोगिता होती है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ निर्माणकारी पोषक पदार्थ होते हैं और कुछ जो होते हैं उसमें प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ या तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन जान लें कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मैं यहाँ हाई स्कूल लेवल का बता रहा हूँ, क्लास 10th लेवल का ही क्यों बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जो क्लास 11th या क्लास 12th का है तो वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आप लोग को, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर हम केवल हाई स्कूल के और भी हिंदी में माध्यम वर्ग के जो छात्र है उनके लिए जो है वीडियो है। तो ध्यान रखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये अगर हम हाई स्कूल लेवल की बात करें तो यहाँ पर दो श्रेणियों में, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, इसको हम लोग सरल कार्बोहाइड्रेट में रखते हैं। जबकि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें मंड है यानी स्टार्च जिसको कहते हैं, और ग्लाइकोजन या काइटिन, ये सभी जो होते हैं वो वहां पर जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये जो थी इसके पोषक पदार्थ की बात करते हैं। इसके अलावा एक शब्द और इसमें आता है पोषण में कि उपापचय की प्रक्रिया। तो इस उपापचय को भी समझने कि उपापचय आखिर होता क्या है। एक नया इसमें टॉपिक है उपापचय। उपापचय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उपापचय क्या है, तो उस चीज को भी आज यहाँ पर हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। उपापचय दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है उपचय और दूसरा है अपचय। एक है उपचय और दूसरा है अपचय, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है उपापचय। अब एक एक के बारे में समझते हैं कि उपचय क्या होता है। ये तो हमारा आइडिया होता है। अब बात करते हैं उपचय। उपचय को इंग्लिश में एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो उपचय क्रियाओं में होता क्या है ये जान ले। इसको हम लोग निर्माणकारी क्रियाएं कह सकते हैं, निर्माणकारी क्रियाएं कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो सरल अणु होते हैं, जो सरल अणु है, सरल अणु, इस सरल अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। ये जो सरल अणु है इससे जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, का संश्लेषण होता है। तो ये यहां पर जो सरल अणु है उससे जटिल अणु का संश्लेषण होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उपचय प्रक्रिया। एग्जाम्पल क्या देंगे हम यहाँ पर, उदाहरण दे देंगे। अगर उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें आता उदाहरण जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है
तो ये जो है यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों माना जाता है देखेंगे। यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो CO2 होता है, यानी अकार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक CO2 वायुमंडलीय CO2 प्लस जो मृदीय जल होता है H2O, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ये प्रक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है और पर्णहरिण की सहायता से होती है, पर्णहरिण की सहायता से होती है। और इसके द्वारा यहाँ पर एक भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर H2O जल के अणु पुनः बनते हैं और इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं। तो ये यहाँ पर 6 और ये 6 और ये हो गया यहाँ पर 12। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भोजन बन रहा है, यहाँ पर संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग संश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। निर्माणकारी प्रक्रिया तो कहते ही है, लेकिन इसको हम लोग जो है संश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये उपचय प्रक्रिया है। अब ये जो भोजन बना हुआ है, यह भोजन का अब पुनः जो है इसका विघटन होगा और उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दूसरी प्रक्रिया होती है, तो ये पहली हो गई उपचय, दूसरी प्रक्रिया होती है अपचय, दूसरी प्रक्रिया होती है अपचय। ये जो अपचय प्रक्रिया होती है इसे विघटनात्मक क्रियाएं भी कहते हैं, इसे हम लोग विघटनात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो जटिल अणु होते हैं, जटिल अणु, ये जटिल अणु जो है सब अणुओं में टूटते हैं, ये जटिल अणु सब अणुओं में विखंडित होते हैं, विखंडित लिख देते हैं, विघटित होते हैं, विघटित लिख देते हैं, विघटित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग विघटनात्मक प्रक्रिया कह रहे हैं क्योंकि यहां पर नष्ट हो रहा है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो विघटित हो रहा है इससे ऊर्जा प्राप्त होगी और इसी ऊर्जा के कारण हम लोग यहाँ अपचय की प्रक्रिया कर रहे हैं। उदाहरण की इसकी बात करें कि इसमें उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण हो सकता है श्वसन, इसका उदाहरण हो सकता है श्वसन। क्यों श्वसन को लिया गया है उदाहरण में? क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में जो C6H12O6 जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है जो प्राप्त हुआ था, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन कराया जाता है और इस दहन की प्रक्रिया के द्वारा पुनः CO2 और प्लस H2O यहां से रिलीज होता है। बैलेंस कर लेंगे इसको, ये बैलेंस हो गया। इस तरह से यहां पर जो है C6 ये यहां पर जो है हो गया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में यहां पर क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, प्लस यहां पर एक और निकलता है ऊर्जा। तो इसलिए यहां पर जो है इसको हम लोग जो है विघटनात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जो अपचय होता है। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं पौधों में, इसीलिए इसको हम लोग जो है उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम जीवधारी मनुष्यों में बात करें तो मनुष्यों में भी ये प्रक्रिया होती है। हम लोगों में भी जो ग्लाइकोजन होता है जो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है, पहले तो ग्लूकोज के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदलता है, पुनः वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है। तो इस प्रकार लीवर की ये पूरी प्रक्रिया यकृत में होती है। ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है यकृत में ही और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन करके हमारे रुधिर में प्रवेश करता है। तो यह भी प्रक्रिया एक बार अपचय हो एक बार उपचय हो रहा है और फिर अपचय हो रहा है, दोनों प्रक्रिया को मिला करके हम उपापचय कहेंगे। तो ये उपापचय की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कि पोषण के प्रकार की, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण के प्रकार को समझ लेते हैं। अगली हेडिंग हम लोगों की है वो है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, देखिए पोषण के प्रकार की अगर बात किया जाए
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात पोषण विधि के आधार पर सभी जीवधारियों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पोषण विधि के आधार पर सभी जीवधारियों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला इसमें देखेंगे स्वपोषी जीव। पहला एग्जाम्पल रहेगा स्वपोषी जीव या स्वपोषी जीवधारी। अब ये स्वपोषी जीवधारी होता है, इस स्वपोषी जीवधारी में क्या होते हैं इसको समझेंगे। स्वपोषी जीवधारी हम किसे कहते हैं? जो स्वयं का पोषण कर सके। यहाँ पर शब्द है स्वपोषी, तो स्वपोषी का मतलब होता है कि स्वयं का पोषण करने वाला, स्वयं का पोषण करने वाला, स्वयं का पोषण करने वाला। तो ये यहाँ पर जो स्वयं का पोषण करने वाला है, ये यानी अर्थात वे जीव जो अपने लिए या किसी और अन्य जीवों के लिए भोजन या पोषण का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, तो उनको हम स्वपोषी जीव कहते हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण दें, तो इसमें आता है हरे पेड़ पौधे। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये यहाँ पर जो है भोजन बनाते हैं और इस भोजन के द्वारा वो स्वयं भी पोषित होते हैं और दूसरे जो अन्य जीवधारी हैं उसको पोषण प्रदान करते हैं। अभी मैंने वो रिएक्शन लिखा था, फिर भी एक बार लिख दे रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए वही प्रक्रिया भी जो मैंने लिखा, CO2 है यानी कि अकार्बनिक जो पदार्थ और जल है, इसके साथ क्रिया करके प्रकाश ताप प्रहरीन के द्वारा जो है यह यहाँ पर भोजन बना लेते हैं। C6H12O6 प्लस यहाँ पर जो है जल मुक्त होता और इसके साथ इसमें O2 मुक्त होती है। इसको हम बैलेंस लिख लेंगे, ये हो गया ये। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हालांकि इसमें भी 2 श्रेणियां हैं। ये जो हमने बनाई है प्रकाश संश्लेषी का है, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी भी कहेंगे। तो ये इसमें आ जाता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। तो ये प्रकाश संश्लेषी होता है। दूसरा इसमें एक होता है रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी यहां पर ध्यान देना है, जो बच्चे हाई स्कूल में है, इस हाई स्कूल में इसको बहुत जो है विस्तृत नहीं अध्ययन करना है, केवल ये जानना है कि रसायन संश्लेषी होते क्या है। तो वे जीव जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा भोजन का संश्लेषण कर लें, कह सकते हैं कि वे जीव जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी। और इस रसायन संश्लेषी में उदाहरण क्या आएगा उसकी बात करें तो उदाहरण इसका होता है, इसके उदाहरण की बात करें तो रसायन संश्लेषी में जैसे जो सल्फर जीवाणु है, सल्फर जीवाणु ये इसमें आते हैं। ये जो सल्फर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको विकृत करके उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग अपने भोजन में करते हैं। इसी प्रकार से लौह जीवाणु भी होते हैं, लौह जीवाणु होते हैं जो आयरन यानी जो फेरिक है उस फेरिक को फेरस कंडीशन में बदल करके उससे जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग अपने भोजन में करते हैं। इसके अलावा नाइट्रीफाइन जीवाणु होते हैं, नाइट्रीफाइन जीवाणु होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये यहाँ पर जो है रहते हैं। इसके अलावा मीथेन जीवाणु भी होता है, मीथेन भी। तो इस तरह से ये आदि लिख देते हैं यहाँ पर लहर आदि। तो ये जो होते हैं ये रसायन संश्लेषी जीव होते हैं जो रासायनिक पदार्थों के विघटन से मुक्त ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण में करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग रसायन संश्लेषी कहते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है, दूसरा इसमें है विषम पोषी जीव, विषम पोषी
जीव। विषम पोषी को हम लोग परपोषी भी कह सकते हैं, ध्यान रहे, इसको लोग परपोषी भी कह सकते हैं, परपोषी जीव या जीवधारी। तो ये यहां पर विषम पोषी या परपोषी जीवधारी जो होते हैं, इसका हम लोग अध्ययन यहां पर करें। देखिए, परपोषी जीव किसे कहते हैं? जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। देख सकते हैं कि जो अपने पोषण के लिए, जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि परपोषी क्या है, कि जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, वो परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं, कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे शाकाहारी जीव। देखिए, शाकाहारी जीव जो होते हैं, अगर शाकाहारी जीव की बात करें तो ये अपना भोजन जो है स्वयं सीधे प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। या लिख सकते हैं कि पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। लेकिन कौन से पौधे? प्रकाश संश्लेषी पौधे पौधों पर निर्भर होते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरा इसमें आता है मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव क्या करते हैं कि पोषण के लिए शाकाहारी जंतुओं या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि परपोषी मांसाहारी क्या होते हैं। एक और इसमें होता है मृतोपजीवी। एक होता है मृतोपजीवी जीव। ये पहले बता चुके, कक्षा 10 का है, इसलिए जितना कक्षा 10 में आप लोग को पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो चीज यहां पर केवल बताया जा रहा है। मृतोपजीवी अगर बात करें जीव, तो ये अपना पोषण या ये अपना पोषण मृत जीव अथवा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाते हैं मृतोपजीवी, यानी कि जो केवल मृत जीव अथवा सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको मृतोपजीवी जीव कहते हैं। एक और होता है इसमें परजीवी जीव की अगर हम बात करें, तो ये अपना भोजन किसी जो जीव है उस जीव के शरीर के ऊपर रह करके, सजीव के ऊपर जो है ये परजीवी रूप में होते हैं, सजीव के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण के लिए किसी सजीव के शरीर पर
अस्थायी रूप से रहते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो है वो परजीवी, एक इसमें तो सहजीवी भी आता है, सहजीवी भी समझ लें। सहजीवी, देखिए जो सहजीवी जीव होते हैं ये अपना पोषण जो होता है ऐसे जीवों के साथ प्राप्त करते हैं कि दो जीव एक साथ साथ रहते हैं, दो जीव साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे हम सहजीवी कहते हैं। लिख सकते हैं कि दो जीव साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करवाते हैं। जैसे इसमें शैवाल आ जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक का जो सहजीवी होता है। तो ये यहाँ पर पोषण के आधार पर इनको कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो पहली श्रेणी है स्वपोषी जीवधारी की, जिसमें प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी आते हैं। दूसरा है विषमपोषी या परपोषी जीवधारी, इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी और इसके अलावा सहजीवी भी जीव रखा गया है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये था पोषण, जो कक्षा 10 के जीवन की प्रक्रिया में एक पहला विभाग है। इसके बाद जो भी इसमें पूरा होगा, जो भी आगे इस भाग में पढ़ा जाएगा उस चीज को, उसके लिए हम जो है आगे जो वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।